अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स जो लोग आगे हैं बाकी को भी काइंडली इन्फॉर्म करें ताकि आपका लेक्चर शुरू किया जाए। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट है अमेरिकन लिटरेचर, जिसमें हम अमेरिकन लिटरेचर की ज़रा मुख्तसर सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद अमेरिका क्या है, अमेरिकन नेशन क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी वजाहत की ज़रूरत है। तो जो लोग क्लास में आ चुके हैं दोज़ आर वेलकम। बाकी के लिए हम सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार करेंगे, अगर कोई और आता है तो उसे ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो बाकी आपके जो भी दोस्त अहबाब हैं उनको कॉल करें या मैसेज करें, उनको इन्फॉर्म करें ताकि हम पढ़ाई शुरू करें। जी स्टूडेंट्स, कम टू लेक्चर। इस वक्त एक मैडम अलीजा ने ज्वाइन किया मुझे, दूसरी कौन सी स्टूडेंट है? हेलो, कैन यू लिसन मी?
क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं जी? अगर आप यस सुन, सर। हाँ जी शाबाश। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे बताइए कि दूसरी स्टूडेंट कौन सी है अलीजा के बाद? बड़ा शहजादी। और आप जी सर। जी ठीक है। आप दोनों से ये कहना है कि बाकी आपकी जो क्लास फेलोज हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि वो क्लास ज्वाइन किया करें, क्योंकि आपका जो पिछला सेमेस्टर गुजरा है उसमें आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स हरगिज अटेंड नहीं किया। उस चीज़ का आपकी मैनेजमेंट ने भी नोट किया है कि आप लोग काफ़ी एब्सेंट रहे हैं। एनीवे, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो लोग क्लास में आ चुके हैं दोस्त आर वेलकम। अमेरिकन लिटरेचर हमारा सब्जेक्ट है जी। अमेरिकन लिटरेचर से क्या मुराद है? अमेरिकन लिटरेचर से मुराद है वो तमाम तर लिटरेचर जो कि इंग्लिश में लिखा गया, अमेरिका की सरजमीन पर लिखा गया। इसमें कुछ इब्तदाई राइटर्स इंग्लिश भी थे जो कि इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने अमेरिका में रिहाइश इख्तियार की। वो अमेरिकन सरजमीन पर बस गए और उन्होंने कुछ लिटरेचर लिखा, कुछ शायरी, कोई अफसाना, जो भी कुछ था। इस तरह से अमेरिकन लिटरेचर की बुनियाद पड़ी। तो आइए मुख्तसर सा इसकी हिस्ट्री को देखते हैं अमेरिकन लिटरेचर की, क्योंकि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ें कि इस सब्जेक्ट की इब्तदा कैसे हुई, किसने की, ये किन हालात में शुरू हुआ। अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो हमें अपना सब्जेक्ट बड़ा अच्छा सा समझ आ जाता है, अदरवाइज फिर हमें रटे लगाना पड़ते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकन लिटरेचर इज अ लिटरेचर व्हिच वाज रिटन इन इंग्लिश इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट्स preceding colonies before the foundation of the United States. The 13 colonies on the eastern coast of present-day United States were heavily influenced by British literature, by the British literature. तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि अमेरिका, मौजूदा मुल्क अमेरिका, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, ये चंद एक कॉलोनीज थी और वहां पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। जैसे बरतानिया वालों ने इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है, जिस तरह से अहले बरतानिया ने, द ब्रिटिश गोरा साहब ने बड़े सगीर पर हुक्मरानी की है, इसी तरह से उन्होंने बर आज़म अमेरिका पर भी हुक्मरानी की थी। और किसी जमाने में ये बर आज़म अमेरिका अहले बरतानिया के जेर साया था। जो ब्रिटिशर्स वहां पहुंचे उनमें से चंद लोगों ने कुछ लिटरेचर प्रोड्यूस किया और इस तरह से अमेरिकन लिटरेचर का आगाज होता है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन लिटरेचर इनफैक्ट ब्रिटिशर्स का तोहफा था उनके लिए। अब सेकंड पैराग्राफ में इस लिटरेचर से बताया जा रहा है कि लाइक अदर नेशनल लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर वाज शेप्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री दैट प्रोड्यूस्ड इट। ये बड़ी अहम बात है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि पहले सेमेस्टर्स में भी मैं इस चीज का जिक्र कर चुका हूं। जब भी कभी आपको कोई सेमेस्टर पढ़ाया, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए कि एक पोइट, एक राइटर अपने जमाने का हिस्टोरियन होता है, वो अपने जमाने का एक अक्स पेश करता है, जो कुछ उसके मुआशरे में उसके इर्द गिर्द है वो उसको देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है और फिर उसको अपने अंदाज में बयान करता है। तो इस लाइन में भी यही कहा गया है कि अमेरिकन लिटरेचर shaped by the history of the country that produced it, कि जिस मुल्क में अमेरिकन लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उस मुल्क की हिस्ट्री बनाई इसने, उस मुल्क की हिस्ट्री को पेश किया इसने। और इसकी मिसाल हमें अपने उर्दू लिटरेचर से मिलती है कि हमने गालिब के खतूत पढ़े, तो जो खतूत गालिब हैं they also made the history of the subcontinent after the war of independence. वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद के जो हालात थे, जो हिस्ट्री की शक्ल सूरत थी, खतूत गालिब में वो नक्श हो गई। इसी तरह से अमेरिका में जो लिटरेचर लिखा गया उसने अमेरिकन हिस्ट्री को बनाया, हमारे सामने पेश किया। For almost a century and a half, America was merely a group of colonies scattered along the eastern seaboard of the North American continent. Colonies from which a few hardly
hardy souls tentatively ventured westward after a successful rebellion against the motherland. America became the United States a nation. Okay, इसमें सिर्फ उनकी नेशन से मुतालिक जिक्र है, इसको हम अभी तफसील में नहीं पढ़ेंगे, ये बात का मामला है। अभी हम सिर्फ अमेरिकन लिटरेचर को जानना चाहते हैं, अमेरिका क्या था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस क्या है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ को मैं अनटच छोड़ता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसको कल के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। दिस हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर बिगिंस विद द अराइवल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियंस इन द एरिया व्हिच वाज गोइंग टू बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कहा गया कि जब तक ब्रिटिशर्स वहां नहीं पहुंचे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो चंद एक कॉलोनीज थी, कुछ ग्रुप थे लोगों के जो कि एक दूसरे के करीब थे, करीब करीब के इलाकों में रहते थे। और फिर ब्रिटिशर्स वहां पहुंचे। एट फर्स्ट अमेरिकन लिटरेचर वाज नेचुरली अ कॉलोनियल लिटरेचर बाय ऑथर्स हु वर इंग्लिश एंड हु टॉट एंड रोड इन इंग्लिश, हु थॉट एंड रोड इन इंग्लिश। इस आखिरी लाइन की वजाहत अगले पैराग्राफ में है, बल्कि यूं कहा जाए कि अगला पैराग्राफ इस आखिरी लाइन की वजाहत है कि वो ब्रिटिशर्स जो कि वहां पहुंचे अमेरिका में, एंड हु थॉट एंड रोड इन इंग्लिश, इसकी वजाहत ये पैराग्राफ है। जॉन स्मिथ इज credited with initiating American literature. He was born in Lincolnshire, England on January 6, 1580 and died on June 21st, 1631 in London. He was an English explorer and early leader of the Jamestown colony, the first permanent English settlement in the North America. अब यहाँ तक मैं वजाहत करता हूँ। एक शख्स था मिस्टर जॉन स्मिथ जो कि अमेरिका पहुंचा। वो बाय बर्थ एक ब्रिटिश था, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन था, और एक सी एडवेंचर के दौरान, समंदर पर अपनी मुहिम के दौरान अमेरिका पहुंचा। वहां उसने एक कॉलोनी कायम की, एक जगह पर, एक इलाके में ब्रिटेन का, बरतानिया का झंडा लहरा दिया, वहां रहने लगा। उसने अपने इर्द गिर्द जो हालात देखे, उनसे मुतालिक कुछ लिटरेचर प्रोड्यूस किया। वो लिटरेचर क्या था मैं बयान कर रहा हूँ, अगली लाइंस में आएगा। उसने अपनी तहरीरों में लिखा कि मैं जिस इलाके में पहुंचा हूँ, इन दैट एरिया नेचर इज इन अबंडेंस, यहाँ पर फितरत की बहुतात है, कसरत है, तमाम तरह के वसाइल रिसोर्सेस मौजूद हैं, इंसान नहीं बसते, आबादी ना होने के बराबर है। तो हमारे लिए, ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पर आकर बस जाने और फिर यहाँ की दौलत समेटने का एक बड़ा अच्छा मौका है। जब उसका लिटरेचर इंग्लैंड में पहुंचा, पब्लिश हुआ, लोगों ने इसको पढ़ा, तो और भी लोग अमेरिकन एडवेंचर के लिए तैयार हुए। जिसको पढ़ते हैं, स्मिथ प्लेड एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल एज अ cartographer and a prolific writer who vividly depicted the natural abundance of the new world, whetting the colonizing appetite of prospective English settlers। यानी वही बात है कि इसने जो कुछ देखा, इसने जो कुछ लिखा, उसकी बिना पर इंग्लिश मैन के जहन में ये आइडिया आया कि वो अमेरिका की तरफ हिजरत कर जा सकते हैं, वहां उनके लिए opportunity है। His chief books included A True Relation of Virginia 1608 and The General History of Virginia, New England। ये इसकी बुक्स के नाम है जनाब, जो किसने वहां लिखे थे, और इस तरह से वो अमेरिकन लिटरेचर का फादर ख्याल किया जा सकता है। द समर आइजल 1624 में इसने लिखा। जनाब अजान हो रही है मेरी इस साइड पे, तो अजान के एहतराम में थोड़ी देर की खामोशी, अजान के बाद आपको मैं ये कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर।
अच्छा जी, वेलकम बैक। अजान के बाद सबसे पहले अगर क्लास की सिया साहिबा, जिया साहिबा लेक्चर में मौजूद हैं तो काइंडली अपनी अटेंडेंस की एक स्क्रीनशॉट सेव कर ले, मुझे सेंड कर दें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की तरफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारा पहला पॉइंट है जो कि हम पढ़ेंगे, और अमेरिकन लिटरेचर के हवाले से मैं बता दूं कि इट इज क्वाइट लॉन्ग एंड लेंथी। इसमें बहुत से शायर हैं, इसके अलावा कुछ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी हैं। हमने कुछ 6 से 7 राइटर्स को डिस्कस करना है। इस हिसाब से हमारा ये काम काफी लॉन्ग है, लिहाजा मैं अमेरिकन लिटरेचर की तारीख में ज्यादा नहीं जा रहा, मैंने इसको बहुत शॉर्ट रखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट था जी। 1874 में इसकी पैदाइश होती है। He was properly educated person। हाईली एजुकेटेड तो नहीं था क्योंकि अपनी बीमारी की बिना पर अपनी कॉलेज की एजुकेशन ये पूरी न कर सका, कंप्लीट न कर सका, लेकिन बहरहाल he was properly an educated person। तालीम पूरी करने के बाद ये गांव में अपने दादा की जमीनों की तरफ चला गया। इसके दादा ने कुछ जमीनें खरीद रखी थी, वहां इसने खेती बाड़ी शुरू कर दी। कई एक एडवेंचर्स किए, कभी इसने फिशिंग की, कभी पोल्ट्री का काम किया, कभी फसल उगाई, लेकिन इसको कोई बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल नहीं होती थी। इसकी जिंदगी में एक मैरिज है जो कि इसकी लव मैरिज है, कामयाब रही। तकरीबन 6 बच्चे थे इसके, और इसके बाद अपनी वाइफ की, पहली बीवी की वफात के बाद इसने दोबारा दूसरी शादी नहीं की। इसकी पोइट्री की बात करते हैं तो बड़ी सादा आसान लफ्जों में लिखी हुई इसकी नज़में हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े थीम्स बयान करता है ये शख्स। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम पढ़ेंगे, पहले इसकी लाइफ हिस्ट्री और इसकी पोइट्री से मुतलिक तफसील से पढ़ेंगे। जैसे कि मेरा तरीकाकार है कि किसी भी शायर को डिस्कस करने से पहले हम उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसका स्टाइल, उसका वे ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं ताकि हमें पोइट को पढ़ने में आसानी रहे। तो इसी तरह से मैं इसको भी पढ़ूंगा। फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन March 26, 1874 in San Francisco, California। He spent the first 11 years of his life there until his journalist father, William Prescott Frost Jr., died of tuberculosis. Following his father's passion, Frost moved with his mother and sister Jenny to the town of Lawrence, Massachusetts. They moved in with his grandparents and Frost attended Lawrence High School। यहाँ पर 2 चीजें हमें पता चलती हैं। एक ये कि 1874 में इसकी पैदाइश हुई। पहले 11 साल इसने एक इलाके में अपने पेरेंट्स के साथ बसर की, उसके बाद वालिद की वफात हो गई तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यानी दादा दादी के साथ ये दूसरे इलाके में हिजरत करके वहां इसने हाई स्कूल की तालीम हासिल की। आफ्टर हाई स्कूल फ्रॉस्ट अटेंडेड Dartmouth College for several months, returning home to work a slew of unfulfilling jobs। इसके बाद ये घर की तरफ आ जाता है। उसने कुछ एक जॉब्स, कुछ एक मुलाजमतें की। Beginning in 1897, Frost attended Howard University but had to drop out after 2 years due to health concerns। जी, यूनिवर्सिटी लेवल तक ये शख्स पहुंचता है लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सका क्योंकि उस दौर में ये बीमार रहता था। हाँ, अलबत्ता हाई स्कूल के दौर से ही इसे किसी एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी जिसको इसने प्रपोज भी किया था, और फिर उससे सेकंड टाइम में उसकी शादी हुई। फर्स्ट प्रपोजल इसकी रिजेक्ट हो गई थी। उसने, उस लड़की ने कहा था कि अभी मेरी तालीम मुकम्मल नहीं है, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम देखेंगे
जब उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोबारा उससे मिलता है, फिर से उसको प्रपोज करता है, एंड सेकंड टाइम शी एक्सेप्टेड। ये हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये एक मजे की बात है। He returned to Lawrence to join his अच्छा जी wife. In 1900, Frost moved with his wife and children to a farm in New Hampshire. Okay. New Hampshire property that Frost's grandfather had purchased for them, and they attempted to make a life on it for the next 12 years. ठीक, उसकी जिंदगी के हालात पढ़े जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि उसके बाद वो अपने दादा की जमीनों की तरफ आ गया, यानी गांव में चला गया, और 12 साल उसने खेती बाड़ी की, एक किसान के तौर पर उसने काम करना चाहा. Though it was a fruitful time for Frost writing, it was a difficult period in his personal life as two of his young children died. Okay. इस चीज का जिक्र इसकी पोएट्री में भी मिलता है जी, कि जो 12 साल थे इसकी गांव की जिंदगी के, जहां जब इसने खेती बाड़ी की, रोजी कमाने की कोशिश की, तो उस दौर में ये शायरी तो बड़ी अच्छी प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन इसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी। उसके 2 बच्चों की वफात हो गई उनके बचपन में ही, जो कि माँ और बाप के लिए एक बड़ा सदमा था। इसके अलावा फाइनेंशियली ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रॉस्ट एंड एलिनोर इसकी बीवी का नाम है, अटेम्प्टेड सेवरल एंडेवर्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री फार्मिंग, ऑल ऑफ विच वर फेयरली अनसक्सेसफुल। हाँ जी, इसका भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इसने पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ एडवेंचर्स किए, काम किए, लेकिन ज्यादा कामयाबी ना हुई। डिस्पाइट सच चैलेंजेस, इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट फ्रॉस्ट acclimated himself to rural life. Acclimate मतलब उसने खुद को ढाल लिया था गांव की जिंदगी के मुताबिक. In fact, he grew to depict it quite well and began setting many of his poems in the countryside. ये बात बिल्कुल हकीकत है कि उसकी शायरी में हमें गांव के मनाजिर का जिक्र मिलता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सिर्फ कंट्री साइड का ही जिक्र मिलता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोइट शहर की जिंदगी से बहुत दूर था, शहर की जिंदगी के मामलात वो डिस्कस नहीं करता. उसकी पोइम्स में ब्यूटी ऑफ नेचर हमें नजर आती है, रूरल एरियाज की सेटिंग है. इसके बाद इसकी वाइफ का जिक्र है, यानी इसके लव अफेयर का जिक्र है, जो कि इसकी जिंदगी में कामयाबी थी. एज अ फार्मर तो वो बड़ा कामयाब ना रहा. फ्रॉस्ट मेट हिज फ्यूचर लव एंड वाइफ एलिनोर वाइट, उसका पूरा नाम था जी एलिनोर वाइट, व्हेन दे वर बोथ अटेंडिंग Lawrence High School. She was his valedictorian when they graduated in 1892. तो एलिनोर वाइट से इसका सामना हाई स्कूल में हो चुका था. हाई स्कूल के बाद कॉलेज के दौर में जब ये लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब भी ये दोनों साथ थे, क्लास फेलोज थे. इन 1894 फ्रॉस्ट proposed to White. अच्छा जी, proposed to White, who was attending St. Lawrence University, but she returned him down because she first wanted to finish school. Okay, तो जब ये खातून सेंट लॉरेंस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी 1894 में, तो इसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फर्स्ट टाइम उसे प्रपोज किया, बट शी रिजेक्टेड. Frost then decided to leave on a trip to Virginia, and when he returned, he proposed again. By then, White had graduated from college and she accepted. They married on December 19th, 1895. Frost and White had 6 children together. जब second time जब इसने प्रपोज किया तो वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी. She had graduated. तो 1895 में इनकी शादी हुई और इनके 6 बच्चे थे और शादीशुदा जिंदगी इनकी खुशगवार थी. White died in 1938. 1938 में इसकी वफात हुई है और इनकी शादी हुई थी 1895 में, यानी राउंड अबाउट 43 इयर्स, 43 साल इन्होंने शादीशुदा जिंदगी बसर की. Diagnosed with cancer in 1937, having undergone surgery, she also had a long history of heart trouble, to which she ultimately succumbed. Succumb मतलब होता है हथियार डाल देना, झुक जाना, हार मान जाना.
तो एक तो उसको कैंसर डायग्नोस हुआ था, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इसके अलावा हार्ट पेशेंट भी थी। तो 43 इयर्स मैरिड लाइफ बसर करने के बाद शी डाइड। अर्ली पोइट्री में बताया गया कि इस शख्स ने शायरी शुरू की 1894, 95 में इसकी शादी हुई, 94 में फ्रोस्ट हैड हिज फर्स्ट पोएम, इसने पहली मर्तबा नज्म लिखी थी, बाय बटरफ्लाई एंड एलिगी, पब्लिश्ड इन द इंडिपेंडेंट, अ वीकली लिटरेरी जर्नल बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क शहर से पब्लिश होने वाले एक जर्नल में, एक रिसाले में उसने पहली नज्म लिखी थी अपनी। तो इस तरह के पॉइंट्स नोट किया कीजिए। आपको मालूम है कि मैं पेपर में इसी तरह के सवाल शॉर्ट आंसर्स के तौर पर दिया करता हूँ कि व्हेन डिड मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट मैरिड, उसकी शादी कब हुई थी, व्हेन डिड ही राइट हिज फर्स्ट पोएम, व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न, कहाँ उसकी पैदाइश हुई थी। कुछ इस तरह के पॉइंट्स आपको मालूम है कि मैं पेपर में शामिल करना पसंद करता हूं, तो काइंडली इनको नोट कर लिया कीजिए, इनको हाईलाइट कर लिया करें, इनको याद रखा करें। सेकंड पैराग्राफ है जिसका 2 poems, द tuft of flower and the trial by existence were published in 1906. He could not find any publisher who were willing to underwrite his other poems. जी हाँ, ये एज अ पोइट इसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम थी कि इसने पोइम्स तो लिखी लेकिन उन पोइम्स को पब्लिश करने के लिए कोई राइटर तैयार ना था। फिर इन लोगों को अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ हिजरत करना पड़ी क्योंकि इंग्लैंड में लिटरेचर की कुछ ज्यादा पजीराई हुआ करती थी। इंग्लैंड में लिटरेचर ज्यादा इज्जत से देखा जाता था, लिहाजा ये शख्स इंग्लैंड आ गया अमेरिका से सब कुछ छोड़कर बेचकर, लेकिन यहाँ भी इसकी बदकिस्मती रही, ये ज्यादा देर स्टे ना कर सका और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिना पर 1914 में जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, ही हैड टू गो बैक, उसको वापस अमेरिका जाना पड़ा। तो आइए उसको भी पढ़ते हैं। In 1912, Frost and Eleanor decided to sell the farm in New Hampshire and move the family to England, where they hoped there would be more publishers willing to take a chance on new poets. ठीक है जी, वो वही बात पहले वाली आ गई कि इन्होंने 1912 में डिसाइड किया वो सब कुछ फरोख्त करके तो इंग्लैंड चले जाएंगे, वहां हो सकता है कि इनकी राइटिंग्स के लिए कोई पब्लिशर मिल जाए। Within just a few months, Frost, now 38, found a publisher who would print his first book of poems, A Boy's Will, followed by North of Boston a year later. तो इत्तेफाक क्या हुआ कि इसकी पोइट्री पर मुश्तमिल फर्स्ट 2 बुक्स को पब्लिश करने के लिए आखिर के पब्लिशर रेडी था, तैयार हो गया। ये शख्स यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोइट मार्केट में लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने इसको सराहा, इसको पसंद किया। इट वाज एट दिस टाइम दैट फ्रॉस्ट मेट फेलो पोएट्स एजरा पॉन्ड एंड एडवर्ड थॉमस, 2 men who would affect his life in significant ways। और इसी दौरान में इसका सामना एजरा पॉन्ड से होता है, एडवर्ड थॉमस से भी होता है। एजरा पॉन्ड को आप पिछले किसी सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ही वाज अ पोएट, और एजरा पॉन्ड एक मेल पर्सन था, नॉट अ फीमेल। और एजरा पॉन्ड सिंपली कहा जाता है कि एजरा पॉन्ड जो कि बाय बर्थ एक अमेरिकन था लेकिन इंग्लैंड में आ गया था, ये खुद भी शायर था और उसने बहुत से शायरों को इंस्पायर किया था। एजरा पॉन्ड इंस्पायर्ड मैनी पोएट्स टू कंपोज पोएट्री, ये बहुत से शायरों के लिए उनका रहनुमा, गाइड तस्वुर किया जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट से भी इसका सामना हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एजरा पॉन्ड और एडवर्ड थॉमस दोनों ने मिलकर मुतासिर का, इंस्पायर किया और उसने और ज्यादा ज़ौक़ शौक से शायरी को प्रोड्यूस किया। पॉन्ड एंड थॉमस वर द फर्स्ट टू रिव्यू हिज वर्क इन अ फेवरेबल लाइट। ये 2 अफराद उसके रिव्यूअर भी थे जी। जो कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, इन्होंने उसकी शायरी को पढ़ा, रिव्यू किया और फिर उस पर पॉजिटिव तनकीद की, उसको इनकरेज किया, एज वेल एज प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इनकरेजमेंट। फ्रॉस्ट credited Thomas' long walks over the English landscape as the inspiration for one of his most famous poems, The Road Not Taken. The Road Not Taken उसकी एक नज़म का नाम है जनाब। यहाँ लिखा गया कि मिस्टर थॉमस ने उसको इंस्पायर किया था क्योंकि ये शायद थॉमस इंग्लैंड के देहाती रूरल एरियाज में दूर तक वॉक किया करता था, लॉन्ग वॉक पर जाया करता था।
उसकी लॉन्ग वॉक की हैबिट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी मुतासिर किया और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नज़म लिखी, द रोड नॉट टेकन। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स में से बेहतरीन नज़म है और जो पहली पोइम्स हमने पढ़नी है उसमें भी शामिल है। जब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा था तो मुझे ये नज़म उसकी बड़ी पसंद आई थी और किसी ज़माने में मुझे ये नज़म ज़ुबानी याद थी। आपको भी इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी क्योंकि आपके सिलेबस में भी शामिल है। और पहली दूसरी नज़म आई थी द रोड नॉट टेकन ही है, छोटी सी नज़म है लेकिन बड़ी बामायनी नज़म है। अच्छा जी, हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एज अ पोइट पढ़ रहे हैं। Apparently Thomas indecision and regret regarding what paths to take inspired Frost's work. The time Frost spent in England was one of the most significant periods in his life, but it was short-lived. Shortly after World War I broke out in August 1914, Frost and Eleanor were forced to return to America. तो हार्डली 2 साल ये लोग इंग्लैंड में रहे। इन 2 सालों के दौरान रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 बुक्स भी पब्लिश हुई, एजरा पॉन्ड और मिस्टर थॉमस से उनकी मुलाकात भी हुई। उनसे इस बंदे ने इंस्पिरेशन हासिल की, फैज हासिल किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू हो जाने की बिना पर चूंकि मैशत का सत्यानाश हो गया था, कमाई करने के जराए वसाइल तकरीबन खत्म हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि गुज़िश्ता 1 साल से मुसलसल कोरोना की बिना पर पाकिस्तान के हालात हैं, कुछ ऐसे ही हालात फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी थे लोगों के। तो मियाँ बीवी को वापस अमेरिका जाना पड़ा। पब्लिक रिकग्निशन है जनाब, अवाम ने, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। When Frost arrived back in America, his reputation had preceded him. तो इससे पहले इसकी रेप्यूट वहां पहुंच चुकी थी and he was well received by the literary world. His new publisher, Henry Holt, who would remain with him for the rest of his life, had purchased all of the copies of North of Boston 1916. He published Frost Mountain Interval. ये इसकी किताब का नाम है Mountain Interval, a collection of other works that he created while in England, including a tribute to Thomas. Okay. तो खुशकिस्मती थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जब ये शख्स वापस अमेरिका आया तो इसके आने से पहले इसकी शायरी की शोहरत, वो 2 किताबें जो कि इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, वो अमेरिका तक पहुंच चुकी थी। लोगों ने इसकी शायरी को पढ़ा, इसको सराहा और जब ये वापस आया तो ही वॉज वेलकम। उसके बाद अमेरिका में उसको एक पब्लिशर मिल गया जिसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बाकी तमाम तर शायरी को न सिर्फ खरीदा, उसको पब्लिश किया और इस मामले में उसका साथ दिया। इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना सिर्फ पॉपुलर हुआ बल्कि वो इकोनॉमिकली भी अब इस्टेब्लिश हो गया था। अच्छा जी, जर्नल सच एज द Atlantic Monthly, who had turned Frost down when he submitted work earlier, now came calling. ये बड़ी मजे की बात है जनाब, एक जर्नल था, एक रिसाला था जिसका नाम लिखा गया है एटलांटिक मंथली। जब इब्तदा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखना शुरू किया तो इस रिसाले के मालिक ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रिजेक्ट किया था कि नहीं साहब, हम आपकी शायरी को पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नया शायर था, मार्केट में नया था, उसकी कोई वर्थ ना थी। लेकिन जब ये शख्स अमेरिका वापस आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तो अब ये पॉपुलर था। अब एटलांटिक मंथली का मालिक खुद इसको कॉल करता है, इसको बुलाता है कि जनाब हमें भी कुछ दीजिए पब्लिश करने के लिए। फ्रॉस्ट फेमसली सेंट द एटलांटिक the same poem that they had rejected before his stay in England. ये बड़ी मजे की बात है जनाब एक बार फिर से कि अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वही नज्म या वही नज़्में एटलांटिक के नाम लिख भेजी जो कि पहले रिजेक्ट हुई थी। एक जमाने में जब एटलांटिक के मालिक ने कहा था कि नहीं नहीं, हम आपकी पोइम्स को पब्लिश नहीं कर सकते, आपको तो जानता ही कोई नहीं, आपको कौन पढ़ेगा, हमारे रिसाले का फाइनेंशियल लॉस होगा। तो फ्रॉस्ट साहब ने भी वही पोइम्स दोबारा लिख भेजी और उन्हें वो पब्लिश करना पड़ी और उन्होंने पब्लिश की, खुशी से की, क्योंकि अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नाम था। इन 1915 Frost and Eleanor settled down on a farm that they purchased in Franconia, New Hampshire. अमेरिका की एक रियासत है जी न्यू हैम्पशायर। There Frost began a long career as a teacher at several colleges, reciting poetry to eager
crowds and writing all the while. अब इस शख्स का प्रोफेशन बदल जाता है 1915 में जब ये अमेरिका वापस आया, तो अब ये पोइट एक किसान नहीं रहा था. ही वॉज नो मोर अ फार्मर. अगरचे उसने एक फार्म परचेज जरूर किया, बट नाउ ही वॉज वर्किंग एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर एट कॉलेजेस. कॉलेजेस में पढ़ाता रहा, पोइट्री को रिसाइट करता रहा, अपनी नस्लें पढ़कर सुनाता था मुख्तलिफ मुशाहिरों में, और इस तरह से ये शख्स अपनी जिंदगी बसर कर रहा था. यानी नाउ फाइनेंशियली ही वाज अ वेल ऑफ पर्सन. ही टॉट एट Dartmouth and University of Michigan at various times, but his most significant association was with Amherst College, where he taught steadily during the period from 1916 until his wife's death 1938. तो एमहेस्ट कॉलेज अमेरिका का एक कॉलेज है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सबसे ज्यादा टाइम दिया. इसके अलावा वो और कॉलेजेस में भी पढ़ाता था, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन को भी उसने टाइम दिया. द मेन लाइब्रेरी इज नाउ नेम्ड इन हिज ऑनर, और उस कॉलेज की लाइब्रेरी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से मंसूब कर दिया गया है. ये जनाब उसकी पॉपुलैरिटी का जिक्र था. इसके मजीद हम तफसील में नहीं जाते. इसकी फेमस पोइम्स का जिक्र करते हैं. 2 पॉइंट्स और हैं सिंपली. फेमस पोइम्स में सम ऑफ द फ्रॉस्ट मोस्ट वेल नोन पोइम्स इंक्लूड. ये इसकी पोइम्स के नाम है जनाब. ये सिर्फ वो पोइम्स नहीं है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी सारी जिंदगी में लिखी थी, उसने तो वॉल्यूम्स लिखे थे. ये वो पोइम्स है जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी, जिसमें द रोड नॉट टेकन, बर्चेस फायर एंड आइस मेंडिंग वॉल्स, होम बरियल, यहाँ तक होम बरियल तक सारी की सारी आपके सिलेबस में शामिल है जो कि हमने पढ़नी है. स्टॉपिंग बाय वुड्स भी शामिल है. नथिंग गोल्ड कैन स्टे शायद का आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी नज़म है. अगर मुझे कहीं मिल जाती है तो मैं आपको पढ़ाना पसंद करूंगा. पुलिट्जर प्राइज एंड अवार्ड्स. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिंदगी के कुछ कारनामे हैं जनाब. पुलिट्जर प्राइज एक इनाम है, एक अवार्ड है, अमेरिका में आला दर्जे का इनाम है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इसकी जिंदगी में 4 मरतबा पुलिट्जर प्राइज मिला. इसके अलावा भी कुछ इनामात उसको दिए गए, तो आइए पढ़ते हैं. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम फ्रॉस्ट रिसीव्ड मोर देन 40 ऑनरेरी डिग्रीज. एजाजी डिग्रीज इसको 40 से ज्यादा मिली. 1924 फ्रॉस्ट वाज अवॉर्डेड हिज फर्स्ट ऑफ 4 पुलिट्जर प्राइजेस. 1924 में इसको पहली मरतबा पुलिट्जर प्राइज मिला. इसके बाद 3 मरतबा मजीद मिला फॉर हिज बुक न्यू हैम्पशायर. He would subsequently win Pulitzer for collected poems 1935, a further range 1937 and Witness Tree 1943. जी Witness Tree भी एक नज़म है, इसकी बड़ी कमाल की नज़म है. तो ये जनाब उसकी अचीवमेंट हुई ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. उसके बाद इसकी डेथ का जिक्र करते हैं, और डेथ से मुतल्लिक में मैं आपको याद दिलाता जरूर कि इसकी डेट ऑफ डेथ को याद रखिएगा, जरूरी है. मैं पेपर में इस तरह के सवाल सेट किया करता हूँ. ऑन जनवरी 29, 1963 फ्रॉस्ट डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्रोस्टेट सर्जरी. प्रोस्टेट